ओके, अभी आ रही है आवाज? मुझे लगता है अब आ रही होगी। चलो, तो अब आ रही होगी आवाज, अब तो शॉर्ट आउट हो गया आवाज वाला सीन। ठीक है, तो ये लेक्चर 10 है सोल्यूशन का। इस लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे आज आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और लास्ट में हेनरी लॉ। मोस्ट प्रोबेबली आज ये लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज ये लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। दिस में बी द लास्ट लेक्चर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो लेक्चर 10 है, लेक्चर 10 को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलो आवाज तो आ गई। अब तुमने शेयर शेयर तो किया नहीं होगा अभी तक इसे। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 1 आज का लिए देखिए, आज का लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, जो प्रीवियस लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को समराइज करेगा, एक साथ क्लब कर देगा प्रीवियस लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद करेंगे। वेरी गुड यार, शेयर कर दिया। मैं सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ तुम लेक्चर शेयर कर दिया करो। बहुत 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 अच्छा। ये जान के बढ़िया लगेगा कि हमेशा तुम शेयर देखो, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शेयर करने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ये नहीं सोचना है हमें। हमें शेयर कर देना है। हो सके वो कब तक फैलना स्टार्ट कर जाए, लोग भी आना स्टार्ट हो जाएं। हमारा काम है शेयर करना। चलो खैर, अभी के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स को क्लब करेगा, यूं कह सकते हैं इट इज़ अ वार्मिंग सेशन। और यहाँ से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत खुशी हुई जान के कि आपने शेयर कर दिया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर उसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को समराइज करेगा ये क्वेश्चन। चलो, जैसे क्वेश्चन लिख के हो जाए ना तब बता देना, क्वेश्चन लिख के कंप्लीट हो जाए फिर बता देना। क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हम इसका सोल्यूशन देख लेंगे। तो क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन लिख के हो गया है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो, तो भाई थोड़ा बहुत लिख लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो देखो स्टार्ट करते हैं। 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, तो एक मोल और बी के 1 मोल मिक्स कर दिए गए हैं, जिससे हमने एक आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या है वो आज हम देख लेंगे। ठीक है, ए वाले कंपोनेंट का जो प्रेशर है दैट इज 20 टॉर, और प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है दैट इज 80 टॉर। तो पहले तो क्वेश्चन पूछा गया विच इज मोर वॉलेटाइल, विच इज वेरी इजी, है ना। वो तो बी हो जाएगा, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो पहले वाले आंसर हो चुका है। विच हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? ठीक है, ए का, क्योंकि पी नॉट ए कम है।
ठीक है, पहले पहले क्वेश्चन का आंसर पी नॉट बी इज मोर, सो बी इज मोर वॉलेटाइल। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर देख सकते हो बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। थर्ड वाले पार्ट की तरफ देखें, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो बहुत आसान, ए के एक मोल है और टोटल मोल 2 हैं तो 1/2, तो 1/2 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो 1/2 मोल फ्रैक्शन आ गया, थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट है कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट है, तो टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगानी है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो एक्स ए भी हाफ है और एक्स बी भी हाफ है, तो पी नॉट ए 20 है, 20 इंटू 1/2, पी नॉट बी 80 है, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 50 टॉर। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो बोला है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। वेपर फेस में हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो मतलब वाई ए कैलकुलेट करना है, और वाई ए का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया गया है, दैट इज पी ए अपॉन पी टोटल, ए का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो ए का प्रेशर कितना है, देखो ये रहा ए का प्रेशर, पी नॉट ए एक्स है, यही है ए का प्रेशर, और वो कितना आया है 10 आया है। तो यहाँ पर 10 बटा टोटल प्रेशर इज 50, 10 बटा 50, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाई भी निकाल लेंगे। अब वाई ये आ गया 1/5, तो वाई भी निकालने की जरूरत ही नहीं, वो तो 4/5 होगा, क्योंकि दोनों का सम, तो दोनों मोल फ्रैक्शन का सम तो एक होना चाहिए। वेपर फेस में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 5। अब 6 की तरफ बढ़ते हैं। इफ ऑल द वेपर्स आर कंडेंस्ड इन अनदर कंटेनर कैलकुलेट द टोटल न्यू प्रेशर। देखो ये कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में, अभी इस वाले कंटेनर में क्या हो गया है ना कि वेपराइज हो गए हैं ना ए और बी वेपर फेस में आ गए ना। यहाँ पर पहले हमने लिक्विड लिया था, ठीक है, तो अब लिक्विड लेने के बाद ए और बी वेपर फेस में आ गए। ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1/5 है वेपर फेस में, और बी का मोल फ्रैक्शन 4/5 है। तो जो भी ए और बी के वेपर्स बने थे उस सबको एक कंटेनर में कंडेंस कर दिया, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके रख दिया। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आ गया कि जो भी वेपर्स पहली बार बने, मतलब यहाँ तक जो भी ए और बी के वेपर्स बने उन सबको कंडेंस कर दिया, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करके एक नए कंटेनर के अंदर रख दिया। ठीक है, खाली खाली वेपर्स को, बात समझे। तो अब जो नया वाला कंटेनर होगा, ठीक है, नया वाला कंटेनर होगा, उसके अंदर एक एक कितने मोल फ्रैक्शन होंगे लिक्विड स्टेट में, मेरी बात सुनो, क्योंकि ए के जो वेपर स्टेट में मोल्स थे, मोल फ्रैक्शन थे, वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में चले गए हैं। तो अब ए का जो लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन होगा एक्स डैश ए बोल रहे हैं उसको, और एक्स डैश बी अब की नए वाले कंटेनर में, मतलब कंडेंस्ड सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बी के, उसको एक्स डैश बी बोल रहे हैं। तो एक्स डैश ए तो कितना होगा, 1/5 ही होगा ना, क्योंकि यही तो लिक्विड स्टेट में वापस से गया है। ऐसे ही एक्स डैश भी कितना होगा, 4/5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स डैश ए और एक्स डैश बी आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ऑल द वेपर्स आर कंडेंस्ड इन अनदर कंटेनर कैलकुलेट द टोटल न्यू प्रेशर। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे फिर से हमें एक लिक्विड मिल गया और लिक्विड के मोल फ्रैक्शन दिए हैं, तो अब इस वाले कंटेनर के लिए टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, लेकिन यहाँ पर एक्स ए क्या होगा, एक्स डैश ए होगा। बात समझे, क्योंकि जो लिक्विड ए के लिक्विड फॉर्म में जो मोल्स पड़े हुए हैं उनका मोल फ्रैक्शन कितना है, 1/5। ठीक है, तो 20 इंटू 1/5 प्लस 80 इंटू 4/5, ये नए वाले कंटेनर की हैं जो कंडेंस्ड स्टेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 68 टॉर। ठीक है, 68 टॉर आ जाएगा। मुझे बताओ ये वाला पार्ट समझ में आ गया क्या यहाँ तक। ठीक है, मुझे लगता है पी टोटल तक तो तुम सब निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से वाला सोल्यूशन कॉपी कर सकते हो कि अगेन अगर हमने उसको कंडेंस करके रख दिया तो फिर क्या होगा, तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी कोई सोल्यूशन तुम्हें देखना हो तो मुझे बोल देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगा ऊपर की साइड। बहुत बढ़िया। ठीक है, फटाफट लिख लेंगे इसको, अगर लिखना चाहते हो, नहीं चाहते हो तो भी बोल देना। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन तुम कर ही सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, अगर अगर फिर भी समझ में नहीं आया, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो वापस से डाउट अपनी यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कंडेंस करने के बाद फिर से मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा है हमसे, नेक्स्ट पार्ट फिर से इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन कंडेंस सोल्यूशन। अब ध्यान दो, ए और बी को कंडेंस करके रख दिया, टोटल वेपर प्रेशर निकालना था 68 टॉर आ गया। अब जो नया वाला कंडेंस सोल्यूशन बना उसके अंदर भी तो ए और बी वेपर फेस में चले जाएंगे, बात समझ रहे हो, वो एक नया सोल्यूशन है ना, तो उसमें भी ए और बी दोनों वॉलेटाइल हैं अभी भी, तो ए और बी वापस से किसमें, वेपर फेस में चले जाएंगे। तो अपने को फिर से क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन कंडेंस्ड सोल्यूशन इन वेपर फेस, है ना। ये मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं हमें, वेपर फेस वाले मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है, ये वेपर फेस वाले मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, इन वेपर फेस कंडेंस्ड जो सोल्यूशन हमने दोबारा प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसमें जो वेपर फेस में ए और बी के मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शंस हैं, वो कैलकुलेट करना है। तो अभी अपने को वाई डैश ए कैलकुलेट करना है और वाई डैश बी कैलकुलेट करना है। तो वाई डैश ए तो क्या होगा, वाई डैश ए क्या होगा, तो इस वाले सोल्यूशन में ए का प्रेशर, और ए का प्रेशर कितना आया है, दैट इज 4, ठीक है, ध्यान से सुनना, ए का प्रेशर कितना आया है, नए वाले सोल्यूशन में ए का प्रेशर देखना है 4 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है 68, तो 68 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/17। ऐसे ही बी का मेरे को मोल फ्रैक्शन चाहिए नए वाले सोल्यूशन में वेपर फेस में, तो फिर मैं क्या करूंगा, बी का प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट करोगे, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, ही गलत आ गया क्या, नहीं 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 नहीं, अरे ठीक है, एक सेकंड, गलत क्यों आया, ये 1/17 है ना, तो 1/17 तो वाई डैश बी निकाल लोगे तो वाई डैश बी कितना आएगा, 16/17 आएगा, ठीक है, बात समझ, ये तो यहीं से निकाल सकते हैं, वाई डैश ये निकल गया ना, यहाँ से भी निकाल सकते हो तुम, ये कितना आएगा 16 चौके 64, 64/68, ये 64/68 को हम वापस से कितना लिख सकते हैं, 16/17 ही लिख सकते हैं। खैर मैंने तो डायरेक्टली निकाल लिया है, कैसे निकाल लिया, क्योंकि वाई डैश से मेरे को मालूम चल गया 1/17 है, तो मोल फ्रैक्शन का तो सम 1 होगा, तो वाई डैश भी तो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो 16/17 ही आएगा। बात मेरी समझ है यहाँ से, तो ये वाला 8th पार्ट जो है इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो कंडेंस सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें वेपर फेस में ए और बी के कितने मोल फ्रैक्शन है, वो मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना था, वो मैंने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया हो। इफ़ एनी डाउट एग्जिस्ट देन टेल मी, अगर फिर भी कोई डाउट एग्जिस्ट करती है तो आप मुझे बता दो फटाफट। वैसे वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर भी पूछ लेना, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये नया वाला सोल्यूशन है, नया वाला जो कंडेंस्ड कर दिया था ना, पहले वाले कंटेनर के वेपर्स को कंडेंस करके एक नया सोल्यूशन बनाया है, उस वाले सोल्यूशन की बातें कर रहे हैं भैया। हो गया होगा लिख के, ठीक है, चलो देखो एक और पार्ट फिर से आ गया, 8th पार्ट। देखो 8th पार्ट में ये बोला है कि एक बार क्या हुआ था ना, पहले पहले कंटेनर था, उसमें वेपर बने, उस वेपर को कंडेंस करके एक नए कंटेनर में रख लिया, ठीक है, फिर उसकी बात कर रहे थे अब हम। अब देखो 8th पार्ट में क्या बोला है, 8th पार्ट में बोला है नाउ वेपर्स ऑफ दिस कंटेनर, ये जो सेकंड कंटेनर है ना जिसमें कंडेंस करके रखा गया था वेपर्स को, उस कंटेनर के अंदर जो अब नए वेपर्स बने हैं उनको कंडेंस करके तीसरे वाले कंटेनर में, थर्ड कंटेनर में, सेकंड वाले वेपर्स, सेकंड वाले कंटेनर के जो वेपर्स थे उनको कंडेंस करके हमने थर्ड एक कंटेनर में रख दिया, कंडेंस कर दिया,
ओके, थर्ड कंटेनर में कंडेंस करके रख दिया। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रेशर, नया प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेपर्स जो भी बनेंगे थर्ड कंटेनर में भी, सेकंड वाले कंटेनर के वेपर्स को थर्ड वाले कंटेनर में कंडेंस करके रख दिया। अब इसके अंदर भी तो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो वेपर्स बनेंगे तो उसका प्रेशर मेरे को कैलकुलेट करना है, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज फॉर दिस सोल्यूशन। अब ये थर्ड वाले कंटेनर का जो सोल्यूशन है, इसमें वेपर्स जो बन रहे हैं उसमें ए के कितने वेपर, ए के जो वेपर बन रहे हैं उसके कितने मोल फ्रैक्शन है, और बी के जो वेपर बन रहे हैं उसके कितने मोल फ्रैक्शन है, ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो सेकंड वाले कंटेनर में जो वेपर्स थे, वेपर्स के कितने मोल फ्रैक्शन थे, 1/17 और 16/17। इन्हीं वेपर्स को तो उठा के तीसरे वाले कंटेनर में कंडेंस किया गया है। तो जो लिक्विड प्रेजेंट होगा थर्ड वाले कंटेनर में, उनके मोल फ्रैक्शंस इन्हीं के मोल फ्रैक्शंस के तो बराबर होंगे, यही तो गए हैं लिक्विड फॉर्म में। तो 1/17 और 16/17, बात समझे। चलो अब ध्यान दो, तो टोटल वेपर प्रेशर चाहिए मेरे को। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या क्या करते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो ए का जो प्योर ए का वेपर प्रेशर है दैट इज 20, और ए का मोल फ्रैक्शन नए वाले सोल्यूशन में कितना है, 1/17। ऐसे ही बी का वेपर प्रेशर, टोटल प्योर वेपर प्रेशर 80 है, क्वेश्चन में दिया है, और इस सोल्यूशन में बी का मोल फ्रैक्शन 16/17 है। तो इस चीज़ को जब तुम ऐड करके फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 1300/17, 1300/17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1300/17। और अब मेरे को चाहिए इस वाले कंटेनर के जो वेपर्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन। तो वाई डबल डैश ये बोल दे रहा हूँ मैं, वाई डबल डैश भी बोल दे रहा हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे, इस कंटेनर में ए का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो ए का प्रेशर तो कितना है, 20/17, ये दिख रहा है आपको। तो 20/17 यहाँ पर रख दिया, अपॉन टोटल प्रेशर 1300/17, 1300/17 ये रख दिया। तो यहाँ से वाई डबल डैश ए निकालोगे तो विल गेट 1/65। सिमिलर टू दैट अगर वाई डबल डैश बी निकालोगे तो 1/65 आ गया ना, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 64/65 ही आएगा। बात मेरी समझ रहे हो, 64/65 ही आएगा, बात समझ है। तो यहाँ से देखो, ये अगर मैं यहाँ पर वेपर फेस में बी के कितने परसेंटेज हैं, तो यहाँ से अगर तुम परसेंटेज निकालोगे ना तो 98.46% हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस अभी के लिए करते रहो, ठीक है। पहले देखो, इससे पहले बी के थोड़े मोल फ्रैक्शंस, बी के परसेंटेज कम थे वेपर फेस में, अब थोड़े और बढ़ गए, 64/65 पहुंच गए, तो 98.46 पहुंच गए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, तो ये वाला पार्ट भी तुमको समझ में आ गया होगा, तो ये वाला पार्ट लिख लिया और फिर इसका सोल्यूशन भी लिख लिया। और अगर मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मतलब कभी हो गया दिमाग इधर चला गया, मैंने बोल दिया और तुम्हें समझ में नहीं आया, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, तो वीडियो हमेशा ही रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप थोड़ी देर बाद जाके वही वाला पार्ट उठा के देख लेना जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है। ठीक है, लिख के हो जाए बता दो तुरंत, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। वेरी गुड, अगर हो गया तो। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर स्टार्टिंग से देखा है और स्टार्टिंग से बढ़िया से काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जो बीच बीच में काम करते हैं उनको बड़ी समस्या आने वाली है, हमेशा ही आएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कंसिस्टेंसी ब्रेक करेंगे तो गेम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। वो इसमें नहीं, किसी में भी है, ठीक है, किसी में भी है, पूरी लाइफ में है ये।
कंसिस्टेंसी आपने ब्रेक की, आपका गेम ओवर, आपको फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो अब देखो, फिर से नाइन्थ पार्ट वैसे ही कुछ ले लिया। अब थर्ड वाले कंटेनर के भी वेपर्स को हमने फोर्थ कंटेनर में कंडेंस करके रख दिया, ठीक है, अनदर कंटेनर में। अब फिर से हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है फोर्थ कंटेनर में, और हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ए और बी का इन वेपर फेस फॉर दिस सोल्यूशन। तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सोल्यूशन खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट राइट द क्वेश्चन, और उसके बाद सोल्यूशन तुम खुद समझ जाओगे, देख लेना, और फिर भी अगर डाउट आ रही हो तो पूछ लेना। ठीक है, सॉल्यूशन को देख के खुद से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे ही दो दो पार्ट हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, तो वापस से सेम चीज़ बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। खुद से समझ लो, और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। यहाँ तक लिखना है, ये वाई डैश वाई ट्रिपल डैश बी जो लिखा है 99.61% ऑफ बी, यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, चलो हो गया तो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, थर्ड वाले जब हमने, सुनो, अच्छा पहली बात, पहले मेरी बात सुनो। अब देखो ध्यान से, जब हमने पहली बार वेपर्स को कंडेंस्ड किया था और एक दूसरे कंटेनर में रखा था, पहली बार वेपर्स को कंडेंस्ड करके एक दूसरे कंटेनर में रखा, तो बी के जो मोल फ्रैक्शन आ रहे थे वेपर फेस में, वो आ रहे थे 16/17। इसको तुम करीब निकालोगे तो ये इट विल कम आउट टू बी 94 और 95%, ठीक है। ये कुछ 94 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, हम इसको 94% बोल दे रहे हैं। तो पहली बार कंडेंस जब हमने किया, तो भाई बी के जो फ्रैक्शंस थे वो 16/17 थे वेपर फेस में, या यूँ हम कहें कि बी का 94% था, 94% था बी का वेपर फेस में, ठीक है, पहली बार कंडेंस्ड करने के बाद। अब जब हमने यही दूसरी बार कंडेंस करके तीसरे कंटेनर में रखा, तो बी के जो फ्रैक्शंस आए वो आए 64/65। परसेंटेज में बात करें तो बी का जो परसेंटेज है वो 98.46 परसेंटेज था वेपर फेस में।
लेकिन जब हमने तीसरी बार यही प्रोसेस कंटिन्यू किया, कंडेंस किया, तो बी के जो फ्रैक्शंस हैं वो और बढ़ गए और बी का जो परसेंटेज है वो 99.61% पहुंच गया। ठीक है, अगर हम आगे और नेक्स्ट टाइम और करेंगे यही, तो बी का परसेंटेज और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर यही पॉइंट लिखा है, व्हेन वी विल कंटिन्यू टू डू दिस प्रोसेस फाइनली, देखो वापस से पढ़ रहा हूं, व्हेन वी विल कंटिन्यू टू डू दिस प्रोसेस फाइनली वी विल गेट ओनली बी। एक ऐसा समय आ जाएगा कि खाली हमको बी ही मिलेगा वेपर फेस में, है ना। और जब वेपर फेस में बी ही मिलेगा तो उस वेपर को फिर से कंडेंस करेंगे, तो लिक्विड फेस में हमारे पास कौन आ गया? खाली बी, ओनली बी आ गया। तो ऐसा करके हमने बी को सोल्यूशन से सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, है ना। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ बी, आगे पढ़ेंगे, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ बी फ्रॉम द सोल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी, सोल्यूशन से बी को सेपरेट करने वाला ये वाला जो मेथड है, हम बार बार कंडेंस करके नए कंटेनर में रख रहे हैं, फिर वेपोराइज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मुझे आप कंफर्म कर देंगे और लिख लें फटाक से इस चीज़ को, और अगर कोई डाउट एग्जिस्ट करती है तो उसको आप पूछ लें। चलो बहुत बढ़िया, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आ गया। आई होप लिख भी लिया होगा आपने। ठीक है, चलो तो लिख लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को वापस से इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन टू और मोर कंपोनेंट हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बोलने का मतलब वेपर प्रेशर में डिफरेंस है। ठीक है, उनके प्योर पी नॉट ए पी नॉट में भी अंतर होना चाहिए। दे कैन बी सेपरेटेड बाय रिपीटेड हीटिंग, बार बार हीट करके, एंड कंडेंसिंग द वेपर, हीट करो कंडेंस करो वेपर नए कंटेनर में, हीट करो वेपर को कंडेंस करो नए कंटेनर में, ऐसे करना है तुमको रिपीटेड। ठीक है, रिपीट करना है ये चीज। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलो तो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे, बोर्ड में 1 नंबर में आ सकती है ये डेफिनेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूछा जा सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिखने को आ सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे अच्छे से।
चलो लिख लिया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो दो तरीके के सोल्यूशन को स्टडी करेंगे। पहला नाम है आइडियल सोल्यूशन और दूसरा नाम है नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम बहुत इजी वे में इन चीज़ों को बोलें तो अभी हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, तो ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, अभी के लिए आइडियल सोल्यूशन में डिटेल में जाएंगे और नॉन आइडियल में भी, अभी के लिए पहली लाइन ये बोली जा सकती है आइडियल सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन आप लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल। उसके बाद हेडिंग लिख लेंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद हेडिंग लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। चलो, तो अब हेडिंग लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। सपोज टू लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स्ड, मान लो दो लिक्विड ए और बी को मिक्स कर दिया टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना लिया। इफ इफ इट इज आइडियल, अगर मान लो ये सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है, जो आपने सोल्यूशन बनाया वो आइडियल सोल्यूशन है, देन द इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए एंड बी, अब ध्यान दो, ए, सुनो मेरी बात, पहले मैं समझा देता हूँ फिर इस चीज़ को पढ़ दूंगा। जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्वेंट है ए, ठीक है। मान लो आपके पास खाली ए है, उसके अंदर बी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली ए सॉल्वेंट है। तो अब ए के पार्टिकल से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा एक, है ना। ये तो हो गया ए और ए के बीच में अट्रैक्शन। अब ऐसे ही बी और बी के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन होगा, है ना। खाली खाली बी की बात करें, सिमिलर टू दैट बी और बी में भी कुछ अट्रैक्शन होगा। और जब हम ए और बी को मिला देंगे, जब हम ए और बी को मिला देंगे तो ए और बी के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी का इंटरेक्शन सिमिलर होता है, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन, जैसा ए का इंटरेक्शन था और बी बी का इंटरेक्शन था वैसा ही ए बी का इंटरेक्शन होता है। तो ऐसे सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। ये वाला पॉइंट अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, सेकंड थर्ड पॉइंट पढ़ लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए ये याद रखें कि आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि जिसमें इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए बी इंटरेक्शन इज सिमिलर दैट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी बी। जैसा ए और ए के बीच में बॉन्डिंग होती है, बी बी के बीच में बॉन्डिंग होती है, सिमिलर टू दैट बॉन्डिंग ए और बी के बीच में होती है। अगर मान लो ए और ए में, बी और बी में वैन-डर-वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, तो ए बी में भी वैन-डर-वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे। उसमें वैन-डर-वाल्स फोर्स तो नहीं लगेंगे। मान लो ए बी बी के बीच में एच बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ए बी के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। इंटरेक्शन ए का बी बी का सिमिलर होगा ए बी के इंटरेक्शन जैसा। अभी के लिए खाली ऐसे ही सुन लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे मान लो, इसी पॉइंट को एक और तरीके से बोल रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज सिमिलर टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन ए बी फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। सुनते रहो अभी के लिए, ठीक है। चलो ये दो पॉइंट लिख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में वेट करो। पहला वाला और दूसरा वाला पॉइंट लिखेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट।
ये वाले 2 पॉइंट लिख लो आइडियल सोल्यूशन में, अभी समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। चलो, तो लिख लिया होगा आप, है ना। अब देखो एक पॉइंट और, ये 2 पॉइंट अभी के लिए ऐसे दिमाग में रखो, अभी एनर्जी वाइज जब बात की जाएगी तब समझ में आ जाएगा। जब भी हम 2 लिक्विड को मिक्स करते हैं, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए जब भी आप 2 लिक्विड को मिक्स करते हो तो मिक्सिंग हमेशा एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, ठीक है। 2 सॉल्वेंट्स को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाना हमेशा एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, मतलब अपने आप होता है। तो स्पॉन्टेनियस है, सो डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा क्या होगा, लेस देन 0, मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होगा मिक्सिंग के लिए। ऑलवेज रिमेंबर डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा। लेकिन मिक्स करने के बाद एंट्रोपी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, इसलिए डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन दोनों के लिए। चाहे सोल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये 2 पॉइंट दोनों सोल्यूशन के लिए वैलिड हैं। वापस से ये दोनों पॉइंट, डेल्टा जी मिक्सिंग चाहे आइडियल बने चाहे नॉन आइडियल बने दोनों के लिए लेस देन 0 होगा, और डेल्टा एस मिक्सिंग दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये तो हमेशा याद रखेंगे। मिक्सिंग के केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा और मिक्सिंग के केस में एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट को लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मिक्सिंग अपने आप होती है, ठीक है, अपने आप होने लगती है। जैसे आप 2 चीज़ों को मिक्स करते हो अपने आप वो मिक्स होने लगते हैं, स्टार्ट हो जाता है मिक्सिंग। और जब मिक्सिंग होगी तो एंट्रोपी डेफिनेटली बढ़ेगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो चेंज इन एंट्रोपी तो पॉजिटिव होगा। चलो, तो ये पॉइंट भी हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे अब देखो वो जो पहला वाला पॉइंट मैंने इंटरेक्शन वाला पॉइंट बोला था, वो शायद अब थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, अब ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए एंड बी मिक्सेस विद ईच अदर। पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि ए और बी जब आपस में मिक्स होते हैं तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस, मतलब रियलिटी में होता क्या है। तो देखो, 2 सॉल्वेंट
या एक सल्यूट एक सॉल्वेंट कब मिक्स होता है, कोई भी चीज़ सॉल्यूबल कब होती है उसकी बात हो रही है अब यहाँ पर, ठीक है। देखो अब मान लो हमने एक सॉल्वेंट लिया ए और मतलब एक लिक्विड लिया ए और एक लिक्विड लिया बी और दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जब वो खाली ए रहा होगा तो ए के पार्टिकल से अट्रैक्शन रखेंगे, जब वो खाली बी रहा होगा तो बी के पार्टिकल से अट्रैक्शन रखेंगे, ठीक है। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दोगे आप तो अब होगा क्या, अब मिक्सिंग क्या हुई, सॉल्यूबल कैसे हुआ, दोनों ए और बी सॉल्यूबल कैसे हुआ वो चीज समझ रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या होगा, अगर दोनों चीज सॉल्यूबल होना है तो पहले फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड ए विल बी ब्रोकन। ए और ए के बीच में अट्रैक्शन लग रहा था, ठीक है। अगर ए और बी को मिलना है, सॉल्यूबल होना है, तो ए और ए के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको तोड़नी पड़ेगी, वो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी विल बी ब्रोकन। बी और बी के बीच में जो बॉन्डिंग लगी है वो तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सॉल्यूबल करने के लिए ए और बी को चिपकाना पड़ेगा ना। तो ए और बी को कैसे चिपकाओगे, तो ए और ए पहले चिपके हुए थे, पहले उनको तोड़ोगे, बी और बी चिपके हुए थे उनको तोड़ोगे, अब ए और बी इकट्ठे अलग अलग मिल गए ना, अब ए और बी को चिपका दोगे। तो तीन प्रोसेस करने पड़ेंगे तुम्हें, एक तो ए और ए को तोड़ना पड़ेगा, बी और बी के बीच की बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। देन न्यू इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी विल बी फॉर्म्ड, उसके बाद आपको एक नया इंटरेक्शन बनाना पड़ेगा ए और बी में। अगर ये तीन चीज कर लेते हो तो ए और बी सॉल्यूबल हो जाएंगे, अगर नहीं होता ये तीन चीज तो सॉल्यूबल नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ए और बी सॉल्यूबल होना चाहते हैं तो पहले ए और ए के बीच की बॉन्डिंग तोड़ो, बी और बी के बीच की बॉन्डिंग तोड़ो और ए और बी के बीच की बॉन्डिंग बना दो, ठीक है। अब ध्यान दो, जब तुम ए और ए के बीच की बॉन्डिंग तोड़ोगे, तुम थोड़ी ना तोड़ोगे, है ना, वो अपने आप टूटेगा। ध्यान सुनो, डेल्टा H1 एनर्जी लगी, मान लो ए और ए के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने में डेल्टा H1 एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई, ठीक है। डेल्टा H1 क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए इंटरेक्शन। ए इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए डेल्टा H1 एनर्जी लग गई, ठीक है। डेल्टा H2 एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बी इंटरेक्शन। बी और बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए डेल्टा H2 एनर्जी लग गई। फिर डेल्टा H3 क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड टू फॉर्म ए और बी इंटरेक्शन। ए और बी के बीच में अगर बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग बनने में तो एनर्जी रिलीज ही होती है हमेशा, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है। तो डेल्टा H3 जो होगी ये एनर्जी रिलीज है, बाकी ये दोनों एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा H मिक्सिंग में कितना आएगा, टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा H मिक्सिंग में कितना आएगा, वो आएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। आपको समझ में आ रहा हो, अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी कितनी लगी सॉल्युबल होने के लिए, पहले आप तोड़ो, फिर ए को तोड़े, बी को तोड़े, फिर ए बी को बनाए, तो इतनी टोटल एनर्जी लगेगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइडियल सोल्यूशन के लिए टोटल चेंज इन एनर्जी जीरो होता है। मतलब ये है कि कुल एनर्जी जितना तोड़ने में लगा होगा उतना ही एनर्जी रिलीज हो गया हो। मान लो 500 जूल एनर्जी तोड़ने में लगी तो 500 जूल यहाँ से रिलीज हो गई डेल्टा S3 से, तो 500 प्लस माइनस 500 एनर्जी रिलीज को तो नेगेटिव लिखेंगे, है ना, बात समझे। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 मान लो 500 है और डेल्टा S3 अकेले माइनस 500 है, तो फिर 500 माइनस 500 मिलके जीरो हो जाएगा। तो आइडियल सोल्यूशन में ये होगा, बात समझे। अब देखो यहाँ से तुम वो वाला पॉइंट समझ सकते हो कि ए और बी का इंटरेक्शन मिला दें तो एक जैसा था, किसके जैसा, ए का इंटरेक्शन प्लस बी का इंटरेक्शन मिला के किसके जैसा है, ए बी के इंटरेक्शन जैसा है एनर्जी वाइज, बात समझे, ठीक है। अब यही चीज फिर से बोली जा रही है, जितना एनर्जी ए और बी को तोड़ने में लगेगा, बाद में जब ए बी बनेगा तो लगा हुआ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ए और बी को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा टोटल मिला के, ए को तोड़ने में प्लस बी को तोड़ने में जो एनर्जी लगा, वो ए बी जब बनेगा तो टोटल एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ए कॉमा बी इंटरेक्शन, ए और बी का इंटरेक्शन मिला के सिमिलर है ए बी के इंटरेक्शन के, ओके। चलो पॉइंट समझ में आ गया हो तो बढ़िया है, और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना डाउट। यहां से लिखना स्टार्ट करो। आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा H मिक्सिंग जीरो होगा, ये यहां तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। जल्दी लिखो।
वापस से समझते रहना, लिख लिख रहे हो तो समझना स्टार्ट करना, ठीक है? डाउट है तो पूछ लेना। चलो ये हो गया। ओके, चलो ध्यान दो। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं ना।
अब आगे देखो, ये तो हो गया, ये वाला पॉइंट लिख लिया तुमने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मान लो V1 वॉल्यूम ए का V1 वॉल्यूम, ठीक है, और बी का V2 वॉल्यूम मिक्स कर दिया गया। ए का V1 वॉल्यूम और बी का V2 वॉल्यूम मिक्स करके सोल्यूशन बना लिया गया, ठीक है। तो V1 प्लस V2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सोल्यूशन विल बी फॉर्म्ड। देखो ये तो मैं अभी ऐसी बात लग रही होगी, मैं बोल रहा हूँ ए का V1 वॉल्यूम और बी का V2 वॉल्यूम मिक्स कर दिया, तो सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम बन जाएगा, V1 प्लस V2। लेकिन ये आइडियल सोल्यूशन के लिए वैलिड है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में V1 प्लस V2 वॉल्यूम नहीं होता है, बात समझना। आइडियल सोल्यूशन है तो अगर V1 ए का ले लो और V2 वॉल्यूम बी का ले लो, मिक्स कर दो, तो सोल्यूशन का V1 प्लस V2 वॉल्यूम बनेगा। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम पहले कितना था V1 प्लस V2 और अभी भी कितना है V1 प्लस V2। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V की अगर मैं बात करूँ वो तो जीरो ही होगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पर जीरो आ जाएगा ही, लेकिन आइडियल सोल्यूशन के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा आइडियल सोल्यूशन के लिए, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना। It's 17 hours. हो जाए तो बता दो, ये वाला पॉइंट लिख के डेल्टा वी वाला, ठीक है। अब इसके बाद नोट पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट तो लिख के हो गया होगा। अब इसके बाद नोट पॉइंट लिख लेंगे। वो नोट पॉइंट क्या है, देखो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या क्या बातें हैं। ये डेल्टा जी और डेल्टा एस वाला पॉइंट तो चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, दोनों के लिए सेम है। तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा मिक्सिंग के लिए, हमेशा डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एच जीरो होगा, डेल्टा वी जीरो होगा। आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी जीरो होंगे, और ये डेल्टा जी और डेल्टा एस तो दोनों के लिए सेम है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, तो यह हमेशा याद रखा। लेकिन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी जीरो होंगे, या याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछा जाता है ये सब पॉइंट, आईआईटी और नीट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन के केस में डेल्टा एच भी जीरो होगा, डेल्टा वी भी जीरो होगा, ठीक है। एक और बात है कि जो टोटल वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था अभी से, इससे पहले, तो वो कितना था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना, रॉल्ड्स लॉ से आया था। तो वो रॉल्ड्स लॉ के लिए वैलिड होता है, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन फॉलो करता है रॉल्ड्स लॉ को। तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए एक्स ए होगा प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा, लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ आइडियल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नोट करके पॉइंट लिख लेंगे सारे, ये सारे पॉइंट्स नोट करके लिख लेना आप, वापस से क्लब एक जगह क्लब हो जाएगा ये सारा पॉइंट, ठीक है। चलो,
ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, आइडियल सोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हो गया होगा। अब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन को देखते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट तो ये है नॉन आइडियल सोल्यूशन में, आइडियल और नॉन आइडियल के लिए, दोनों के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ये 2 पॉइंट तो हम ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो एक जैसा नहीं होगा, मतलब जैसा ए और बी का इंटरेक्शन है मिला के, वैसा ए बी का इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब डेल्टा एच जीरो नहीं होगा, ये कहने वाली बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच वन जितनी एनर्जी तोड़ने में लगेगी ए और बी को, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जब ए बी बनेगा। ठीक है, या तो ज़्यादा रिलीज हो जाएगी या तो कम रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बात समझ है? अब देखो, बाद में देखेंगे इस बात को। अब देखो फोर्थ पॉइंट में ये है कि 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। एक तो पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, एक नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। दोनों की बातें करेंगे अभी। पहले ये वाला पॉइंट लिख लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, हो गया होगा। अब देखो 2 तरीके के नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, एक तो पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, एक नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। एक करके देख लेते हैं। देखो पहला पॉइंट है पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन में, कि तोड़ने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब एनर्जी ए और बी को तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा है वो ज़्यादा होगा। मान लो ए और बी दोनों को तोड़ने में 500 जूल का एनर्जी लग गया, और जो रिलीज्ड एनर्जी है वो सिर्फ 400 जूल है।
ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, वो रिलीज एनर्जी सिर्फ 400 जूल है, तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। ग्रेटर देन बोलने का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा मजबूत होगी रिलेटिव जो ए और बी के बीच में बॉन्डिंग बनेगी उससे, ठीक है। बात समझ गए क्या? तो इसमें तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है और जो रिलीज्ड एनर्जी है वो बहुत कम है, तो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज होना चाहिए वो तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। मेरी बात समझ रहे हो? तोड़ने में 500 जूल एनर्जी लग रही है और रिलीज 400 है, तो टोटल चेंज इन एनर्जी कितना है, 100 जूल, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है ना, तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इसीलिए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। बात समझे? तो ये वाला पॉइंट तो मैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मान लो आपने ए का V1 वॉल्यूम ले लिया, बी का V2 वॉल्यूम लेके मिक्स कर दिया, तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब V1 प्लस V2 नहीं होगा, वो V1 प्लस V2 से भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर है ना, तो मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर रहेंगे, तो फाइनली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ए और बी के बीच में बॉन्डिंग मजबूत थी, तो पार्टिकल्स पास पास में थे, तो V1 प्लस V2 कम था, लेकिन जैसे ही वो सोल्यूशन का फॉर्म ले लेगा वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन इतना मजबूत नहीं है। बात मेरी समझ रहे हो? तो वहाँ पर जो मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 होगा। फाइनल वॉल्यूम तो ज़्यादा है ना, वी सोल्यूशन तो ज़्यादा है, इनिशियली वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 था, ठीक है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है, टोटल जो वेपर प्रेशर होगा ना, टोटल वेपर प्रेशर वो ज़्यादा होगा किससे, P0A XA प्लस P0B XB से। रॉल्ड्स लॉ में क्या होता था, टोटल वेपर प्रेशर, रॉल्ड्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। रॉल्ड्स लॉ में टोटल वेपर प्रेशर P0A XA प्लस P0B XB के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर जो नॉन आइडियल में पॉजिटिव वाला जो नॉन आइडियल है उसके लिए बात करें, टोटल वेपर प्रेशर P0A XA प्लस P0B XB से भी बड़ा हो जाएगा। इस बात को भी याद रखेंगे, क्योंकि जैसे ही वो ए और बी के बीच में बॉन्डिंग टूटेगी, तो ए और बी के बीच में बॉन्डिंग मजबूत बनी नहीं रही है, तो टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन में सब कुछ पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, और टोटल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा P0A XA प्लस P0B XB से। रॉल्ड्स लॉ में P0A XA प्लस P0B XB के बराबर होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन की बातें करें तो सब कुछ चीज़ उल्टी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन मजबूत होगा, ठीक है। सो आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम घट जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग, दिस इज डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा, टोटल वेपर प्रेशर लेस देन होगा P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तो मैं लिखना स्टार्ट करूँ।